हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसकी 4th यूनिट। ठीक है, तो 4th यूनिट के कुछ टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले, एक तो जो इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स है वो तीनों टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोट्स का एंड प्रोकैरियोट्स का, वो वाला टॉपिक जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो हैं ये होते क्या हैं। तो ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ या फिर कोई दूसरे स्पेसिफिक लिगेंड्स को यूज़ करती हैं जिससे कि जो टारगेट प्रोटीन्स है उन्हें आइडेंटिफाई करा जा सके बहुत सारे प्रोटीन्स के बीच में। ठीक है, तो सिंपली ये क्या होती है कि मतलब जैसे कोई भी बीमारी हो गई, जैसे हमारे पास में HIV होती है, तो उन सबको डिटेक्ट करने के लिए जो ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो सिंपली इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो हैं ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ को यूज़ करती हैं या फिर कोई दूसरे लिगेंड्स को यूज़ करती है जिसकी मदद से वो टारगेट प्रोटीन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स के बीच में से। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली होता है इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स। नाउ जो ब्लॉटिंग वर्ड है इसका क्या सिंपली मतलब होता है, तो ब्लॉटिंग जो है एक पावरफुल एंड सेंसिटिव टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स को जो एक सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ब्लॉटिंग जो है ये सिंपली एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई करा जाता है एक सैंपल के अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि सैंपल जो है उसका इमोबिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उन्हें एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर उनका इमोबिलाइजेशन कर देते हैं, मतलब उन्हें फिक्स कर देते हैं एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, जिसकी मदद से हम लोग जो स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपली इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स या फिर ब्लॉटिंग जो है ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती है जिनकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को डिटेक्ट करते हैं। किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रोटीन या फिर DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके हम उस बीमारी को जो है डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें मतलब इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बाकी अगर पूछा भी जाए तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एंड ये क्या होता है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब सबसे फर्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आती है वो आती है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका नाम हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉपर एलिसा जो है वो करा जाता है, किस तरीके से एलिसा की मदद से जो है डिटेक्शन करा जाता है। ठीक है, तो अब एलिसा जो है ये सिंपली हमारे पास एक इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक ही होती है। ठीक है, इस टेक्निक का मेन काम क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि इसकी मदद से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को, हार्मोन्स को, पेप्टाइड्स को, इन प्रोटीन्स को ब्लड के अंदर। ठीक है, ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसे यूज़ करते हैं हम वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ड्रग हो गए, हार्मोन हो गए, उनकी डिटेक्शन के लिए जो है इस डायग्नोस्टिक टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कोई भी वायरल डिजीज़ हो गई तो हमें ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा वायरस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है एलिसा जो है ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन जो होता है किसी भी एंटीबॉडी के लिए उसे एक सॉलिड फेस के ऊपर हम लोग अटैच करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है एलिसा टेक्निक का। तो एलिसा टेक्निक जो है सिंपली बेस्ड होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है, ये काम जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पर करती है। ठीक है, तो जो एलिसा टेक्निक होती है इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं, एंजाइम को यूज़ करते हैं जिससे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है उसकी बाइंडिंग को हम लोग डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब एंजाइम जो है वो क्या करता है, कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जिससे कि पता चलता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। अब एलिसा टेस्ट जो है इसे यूज़ कर सकते हैं एंटीजन या फिर एंटीबॉडी जो है उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एक सैंपल के अंदर। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये एलिसा टेक्निक है इसका जनरल प्रोसीजर क्या होता है, मतलब किस तरीके से जनरली एलिसा टेक्निक को परफॉर्म करा जाता है। तो सबसे पहले एक पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट जो है वो ली जाती है। ठीक है, जिसके अंदर 96 वेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर 96 वेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे ट्रे होती है हमारी, बर्फ़ की ट्रे होती है, तो उसके अंदर हमारे पास बर्फ़ डालने के लिए, पानी डालने के लिए जो जगह होती है जहाँ पर बर्फ़ जमता है, उसी तरीके से जो इसके अंदर 96 वेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर एंटीजन जिसके अंदर प्रेजेंट है उस सैंपल को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि एंटीजन जो है वो सरफेस से अटैच हो जाएगा। ठीक है,
तो सिंपली हम लोगों ने उसके अंदर एंटीजन को डाला एंड एंटीजन क्या हो गया, सरफेस पे अटैच हो गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोटाइटर प्लेट जो है उसे वॉश कर देंगे ट्राइफॉस्फेट बफर की मदद से एंड डिटर्जेंट की मदद से, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है उसे माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में प्लेट को जो है बफर सोल्यूशन की मदद से हम लोग वॉश कर देंगे। अब स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो हम उसके अंदर ऐड करेंगे जो कि रिएक्ट करेगी एंजाइम लिंक्ड जो है एंटीबॉडी के साथ में। मतलब हम लोगों ने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली है ना, तो हम इसके अंदर स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट को डालेंगे जो कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करेगा। अब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे एंड एक प्रोडक्ट बना लेंगे जो कि ब्लू कलर का होता है जनरली। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 एसिड को ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि कलर जो है ब्लू से येलो के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि कैलोरीमीटर के अंदर जो हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर क्या हो गया एलिजा टेक्निक का। अगर हमसे एलिजा टेक्निक पूछी जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने एंटीजन कंटेनिंग सैंपल, मतलब सैंपल जिसके अंदर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि एंटीजन जो है वो सरफेस से अटैच हो जाएगा। फिर उसे हम लोगों ने माइक्रोटाइटर प्लेट जो है उसे वॉश कर लिया ट्राइफॉस्फेट बफर एंड डिटर्जेंट की मदद से। देन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो हम लोगों ने उस प्लेट के अंदर डाल दी। उसके बाद में प्लेट को बफर सोल्यूशन से हमने वॉश कर दिया। फिर स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट उसके अंदर डाला। अब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम जो कि एंटीबॉडी से लिंक है उसे जाकर के जुड़ जाएगा एंड एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेंगे जो कि जनरली ब्लू कलर का होगा। उसके बाद में H2SO4 एसिड हम लोग वहाँ पर डालेंगे तो कलर जो है वो ब्लू से येलो के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने एंटीजन एंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो उसके अंदर डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों तो मिल गए एंड एंटीबॉडी अभी एंजाइम के साथ में जुड़ी हुई है। बट जब हमने इसके अंदर सबस्ट्रेट को ऐड करा तो क्या हुआ कि एंटीजन एंटीबॉडी तो अलग आ गए एंड एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है उनका कॉम्प्लेक्स अलग बन गया, जिसकी वजह से कलर चेंज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में जो एलिजा टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आती है इनडायरेक्ट एलिजा, दूसरी आती है सैंडविच एलिजा, थर्ड आती है कॉम्पिटिटिव एलिजा, ठीक है। सबसे पहले इनडायरेक्ट एलिजा जो होता है इसके अंदर हम लोग एंटीबॉडी का प्रेजेंस जो है वो चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर या फिर कौन सी एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। सैंडविच एलिजा के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कौन सा एंटीजन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देन कॉम्पिटिटिव एलिजा के अंदर हम लोग एंटीजन जो है वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट एलिजा जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एलिजा जो है उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसके ऊपर एंटीजन जो है उसकी वॉल्स पर पहले से अटैच है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग सैंपल डालेंगे एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन से जाकर के बाइंड हो जाएगी। अब प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो है उन्हें हम लोग यहाँ पर से वॉश कर देंगे। उसके बाद में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी उसके अंदर डालेंगे जो कि एंजाइम से लिंक्ड होगी, ठीक है। देन एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है उनका कॉम्प्लेक्स अलग बन जाएगा एंड एंजाइम सबस्ट्रेट जो है उसका कॉम्प्लेक्स अलग बन जाएगा। उसके बाद में हम सेकेंडरी जो एंटीबॉडी हैं जो फ्री रह गई है, मतलब जो वहाँ पर बाइंड नहीं हुई है, जो एक्स्ट्रा बच गई है, उसे हम वहाँ से वॉश कर देंगे। लास्ट में क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है उसका एंजाइम के साथ में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड कलर्ड प्रोडक्ट जो हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कौन सी पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड हमारे पास आता है सैंडविच एलिजा। सैंडविच एलिजा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंटीजन जो है वो सैंपल के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं वो चीज़ हम लोग इसके अंदर डिटेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसके अंदर हम लोगों ने एंटीजन को डाला था, बट जो सैंडविच एलिजा होता है इसके अंदर हम एंटीजन की प्रेजेंस टेस्ट करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोटाइटर वेल जो है उसे हम कोट करेंगे एंटीबॉडी से, ठीक है। अब सैंपल जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है उसे हम वहाँ पर डाल देंगे माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर एंड देन हम उसे रिमूव कर देंगे, उसे वॉश कर देंगे एक बार के लिए, जिससे कि जो एंटीजन्स फ्री रह गए एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हुए वो वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो हम वहाँ पर डालेंगे जो कि बाइंड हो जाएगी एंटीजन से जा करके, ठीक है। अब इसके बाद में हम उसे अच्छे से वॉश कर देंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा एंड फ्री एंटीबॉडी एंटीजन जो भी बचे वो वहाँ से वॉश हो जाए, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है उसे ऐड कर देंगे जिससे कि कलर्ड प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम का स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट होगा उसे वहाँ पर ऐड कर देंगे तो उससे कलर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, जिससे हम लोग एंड में मेजर कर सकते हैं कि कितना एंड कौन सा एंटीजन जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है कॉम्पिटिटिव एलिजा। कॉम्पिटिटिव एलिजा जो है इसके अंदर सिंपली हम लोग एंटीजन की कंसंट्रेशन कितनी है किसी भी सैंपल के अंदर वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो माइक्रोटाइटर वेल्स है उसे हम एंटीजन से ही कोट करेंगे।
अब हमारे पास में माइक्रोटाइटर वेल्स जो है उसके ऊपर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ जो हैं उन्हें इंक्यूबेट करेंगे एक सोल्यूशन के अंदर जहाँ पर एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब एंटीजन एंटीबॉडी का सोल्यूशन हमारे पास में साइड में आ गया, ठीक है। वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब उस सोल्यूशन को हम लोग माइक्रोटाइटर वेल जो है उसके अंदर डालेंगे, देन हम उसे वॉश करेंगे जिससे कि जो भी फ्री एंटीबॉडीज़ हो गई वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है एंटीजन की सैंपल के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा कि फ्री एंटीबॉडीज़ जो है वो कम होती जाएगी, जो कि इंटरैक्ट करेगी एंटीजन के साथ में, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वही एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी वहाँ पर डालेंगे जिससे कि प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो हैं उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकें। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से कंसंट्रेशन जो है एंटीजन की वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो है तीनों टाइप्स के एलिजा जो है इसके प्रोसीजर हो गए। बाकी जनरल प्रोसीजर लर्न करना जो है वो हम लोग को ज़रूरी है, एंड ये वाली रिएक्शंस हम लोग लिख देंगे तो यही जो है वो एलिजा को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इसके बाद में एप्लीकेशंस क्या होती है एलिजा की, तो एलिजा जो है इसे यूज़ करा जाता है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के प्रेजेंस को एक सैंपल के अंदर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन इसे सीरम के अंदर एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन कितनी है एक वायरस टेस्ट के अंदर वो चीज़ डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। देन इसे फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करा जा सकता है जिससे कि किसी तरह के फूड एलर्जेंस तो प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर, ये चीज़ चेक करी जाए। देन उसे डिजीज़ आउटब्रेक्स जो हो जाते हैं उसके डिटेक्शन के अंदर भी यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि HIV हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कॉलेरा हो गया, STDs हो गए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एलिजा। सेकेंड हमारे पास में आती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये भी एक हमारे पास में इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है कि इसे हम लोग यूज़ करते हैं डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो इसे प्रोटीन के डिटेक्शन एंड एनालिसिस के लिए सिंपली यूज़ करा जाता है। अब जो ये वाली टेक्निक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, इसके अंदर क्या होता है कि SDS पेज जो है इसे यूज़ करा जाता है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक की मदद से जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। अब SDS पेज इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सोडियम डोडिसिल सल्फेट, देन उसके बाद में पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये प्रोसेस होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर। अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है इसका सिंपली हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये जो है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर बेस्ड होती है, जहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं उन्हें पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है उसकी मदद से सेपरेट करा जाता है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपली इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर बेस्ड होती है, जहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं जिन्हें हमें डिटेक्ट एंड एनालाइज करना है तो उन्हें हम सेपरेट करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल की मदद से उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। अब जो सेपरेटेड प्रोटीन होते हैं उन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड देन उन्हें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी की मदद से एंड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड सबस्ट्रेट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी, देन एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड सबस्ट्रेट वो सारी चीज़ें तो रहेंगी, बट हम लोग यहाँ पर जो है डिटेक्शन वो प्रोटीन का कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास में वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है ना, इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द प्रोटीन सैंपल। तो प्रोटीन का सैंपल जो है वो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। देन दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस जो है वो होता है। देन थर्ड स्टेप के अंदर मेम्ब्रेन ट्रांसफर करा जाता है, एंड फोर्थ स्टेप के अंदर मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग जो है वो करी जाती है। इस तरह से जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करी जाती है। तो सबसे पहले प्रोटीन सैंपल मतलब जिसके अंदर से हमें प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, एनालाइज करना है, उसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लड सेल होता है ह्यूमन का या एनिमल का, उसके अंदर हम लोग सेंट्रिफिकेशन करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा, सबसे पहले तो ब्लड सेल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, जैसे क्या होगा कि ब्लड सेल जो है मतलब ब्लड सेल है उसका हम लोग सेंट्रिफिकेशन कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास में क्या होगा कि ब्लड सेल्स जो है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड प्रोटीन्स जो है वो ऊपर ऊपर जो है वो रह जाएंगे सुपरनेटेंट के रूप में। तो अब सुपरनेटेंट प्रोटीन जो है उन्हें हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेंगे एंड वही जो हमारा प्रोटीन सैंपल है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है SDSPAGE। तो ये क्या है हमारे पास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस जो है उसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन का जो सैंपल है उसे जेल वॉल के अंदर हम लोग लोड कर देंगे। उसके बाद में जो SDS पेज यूनिट है उसे हम लोग क्लोज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे वहाँ पर अप्लाई कर देंगे 45 से 60 मिनट के लिए 200 वोल्ट्स पर। अब क्या होगा कि प्रोटीन सैंपल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा एंड प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे SDS पेज के अंदर उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेपरेटेड प्रोटीन से मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग
वो जो है हमारे पास में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग। मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग के अंदर क्या होगा, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन हमारे पास में, मतलब क्या हुआ, सेपरेटेड प्रोटीन्स जो है उन्हें हमने एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्रोटीन मेम्ब्रेन जो है अब उसे हम लोग नॉन फैट ड्राई मिल्क या फिर BSA सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब क्या होगा, जिससे कि क्या होगा कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड ना हो। अब स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से जो है वो जा करके बाइंड होगी। तो मतलब हम लोगों ने मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग के अंदर जो प्रोटीन मेम्ब्रेन है उसे नॉन फैट ड्राई मिल्क या फिर BSA सोल्यूशन के अंदर 15 मिनट के लिए डाला, जिससे कि क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो मेम्ब्रेन से बाइंड ना होकर के सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही बाइंड हो, जिससे हम लोग ईजिली जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब हमने मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी जो है उसे डालेंगे, तो वो क्या है, प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम वॉशिंग बफर की मदद से उसे वॉश कर देंगे, जिससे जितनी भी अनबाइंड या फिर फ्री एंटीबॉडीज है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद में हम लोग एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है उसे वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है प्राइमरी एंटीबॉडी से जा करके बाइंड हो जाएगी। अब इसके बाद में वॉशिंग बफर की मदद से हम लोग फिर से जो भी अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर सबस्ट्रेट हम लोग डालेंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हम लोग कलर की मदद से जो है प्रोटीन कौन सा है ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसका साइज़ क्या है और उसका अमाउंट क्या है ये डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। देन इसे डिजीज़ के डायग्नोसिस के अंदर भी यूज़ करा जा सकता है। कैसे, जिससे कि हम लोग क्या है, एंटीबॉडी जो सीरम के अंदर प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट करके हम लोग डिजीज़ को भी डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसे हम लोग यूज़ करते हैं कि कौन सा जो है डिफेक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट है वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। देन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV के लिए, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है HIV एंटीबॉडी को सीरम के अंदर, ठीक है। देन ये परफेक्ट टेस्ट होता है जिसकी मदद से हमारे पास में जो हाइम डिजीज़ होती है, हेपेटाइटिस B एंड हर्पीस, ये सारी डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक परफेक्ट टेस्ट हमारे पास में रहता है, ठीक है। नाउ थर्ड जो हमारे पास में इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक आती है वो आती है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। अब इसे हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर जीनोम के अंदर उसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेपरेशन, ट्रांसफ़र एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एंड इस मेथड को हम लोग DNA ब्लॉटिंग या फिर सदर्न हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। नाउ जो हमारा सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये टेक्निक जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है वो करी जाती है जिससे कि एक पर्टिकुलर साइज ऑफ DNA जो है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें मिक्सचर ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर से, ठीक है। ये टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर क्या करते हैं कि DNA फ्रेगमेंट्स जो उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट करा जाता है एंड आइडेंटिफाई करा जाता है बाय द लेबल्ड प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं तो उस पर जो लेबल्ड प्रोब होता है उसकी मदद से जो है हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड सेपरेशन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, ठीक है। अब इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं उन्हें यूज़ करा जाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं कि DNA को स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी मदद से जो है DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करा जाता है साइज़ के बेसिस पर। देन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड प्रोब होता है वो इंटरैक्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल से एंड डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो बनाता है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है हमारे पास में इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक, इसका हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में सैम्पल जीनोम या फिर रिसीव्ड जीनोम है, ठीक है। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, जिसकी मदद से क्या होता है कि DNA फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि जीनोम को या फिर DNA मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ठीक है। उसने तोड़ दिया तो उससे DNA फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि DNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल के अंदर साइज़ के बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद में DNA जो है उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जेल से एक सुटेबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कि होती है नाइट्रोसेल्यूलोज। अब जब हमने DNA को जेल से सुटेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि रिक्वायर्ड प्रोब जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आए हैं उससे जा करके बाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसका डिटेक्शन जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से होता है, मतलब जो प्रोब है वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA से बाइंड हो गया तो इस चीज़ को ऑटो रेडियोग्राफी जो है उसकी मदद से
डिटेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास में प्रोसीजर हो गया। सबसे पहले हमारे पास में जो सैंपल है, ठीक है, उसे हम लोगों ने लिया, उस डीएनए को या फिर उस सैंपल को, जीनोम के सैंपल को लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से वो टूट गया डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर, जिससे कि वो सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसे पॉलीएक्रिलामाइड जेल की मदद से साइज के बेसिस पर सेपरेट कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने डीएनए को जेल से एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो गया। सो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि रिक्वायर्ड प्रोब जो है वो हमारे पास में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में उसने इंटरैक्ट कर लिया। उसके बाद में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को फाइनली हम लोगों ने ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सदर्न ब्लॉट टेक्निक होती है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एंड इस तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है या फिर स्पेसिफिक डीएनए, उसे हम लोग इसकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में तीनों जो इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब इनका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट उससे पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारे पास जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 3D स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, एंड पोजीशनिंग होती है डीएनए सीक्वेंसेस की न्यूक्लियस के अंदर। तो सिंपली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स एंड जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो सब किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जैसे हम लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों का, या फिर सिर्फ यूकैरियोट्स का, या फिर सिर्फ प्रोकैरियोट्स का। एंड मेनली कभी कभी क्या होता है कि दोनों के डीएनए के अंदर या फिर दोनों के जेनेटिक मटेरियल के अंदर मतलब किस तरह के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वही सब पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब उससे पहले प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड ओरिजिनल न्यूक्लियस तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है। एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे मेन तो हमारे पास यही होता है। अब प्रोकैरियोट्स जो है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया। यूकैरियोट्स जो है इसके अंदर फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल के अंदर डिफरेंस एंड साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, एंड वो क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। देन यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलता है, मतलब डीएनए एंड क्रोमोसोम दोनों जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। बट जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए एंड क्रोमोसोम दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर अलग से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर साइज ऑफ सेल जो है, सेल का साइज वो छोटा होता है। यूकैरियोट्स के अंदर सेल का साइज जो है वो बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। बट यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे जो हमारे पास में ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिया, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, आर्की बैक्टीरिया हो गए। एंड जो हमारे पास में यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब जो है वो आते हैं। ठीक है, अब अगर अलग से हमें बताना हो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो इसके अंदर हम लोग ये सब पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो है इसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। क्रोमोसोम इसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, एंड क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या होता है, लीनियर होते हैं, डीएनए सर्कुलर होता है। यही सारे पॉइंट्स हम लोग को मेंशन करने। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उससे डीएनए एसोसिएटेड नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल जो है, प्लाज्मिड जो हम लोग कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर डीएनए होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, अलग अलग टाइप के हमारे पास में
में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। देन क्रोमोजोम जो है वो डिप्लॉयड क्रोमोजोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड क्रोमोजोम होता क्या है, देन क्रोमोजोम्स के टाइप्स जो हमारे पास होते हैं जैसे टीलोसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अलग अलग तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम सिंपली जो है इनका डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में यूकैरियोट्स का तो हम लोग को पता है, जैसे हम लोग कंप्लीट ऐसे सर्किल बना देंगे पूरा, नहीं तो हम लोगों ने जैसा ऐसा वाला डायग्राम देखा था वो भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, जैसा हम लोग को ठीक लगे। देन बीच में हम लोग न्यूक्लियस बना देंगे, उसके अंदर डीएनए हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल हो गया, वो सब बना देंगे। देन आसपास सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, एंड ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें करके हम लोग इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो दो टॉपिक्स थे, एक तो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स एंड दूसरा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, वो दोनों कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।